चोलिस्तान रैली में हम जाना शुरू किया 95 में हुई, फिर 2005 में दोबारा रिज्यूम हुई। आज अगर आप जाएं तो सबसे बड़ी चोलिस्तान के इर्द गिर्द इकोनॉमिक एक्टिविटी उस रैली की वजह से होती है। लाखों बंदा आता है, लोग रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रह रहा है, को खा रहा है, को पी रहा है, वो पूरी उस जगह का इकोनॉमिक साइकिल चल पड़ता है। बाहर एक दुनिया की बड़ी मशहूर रेस है, वो इस दफ़ा सऊदीया में हो रही है। पाकिस्तान में क्यों नहीं हम कर सकते कोई रेस? बिकॉज हम सिंसियर नहीं है। हमने सिर्फ वो चीज़ करनी है जो भी इस टाइम पे अरबाब इख्तियार है, उसके बेटे को अगर किसी चीज़ का शौक है या उसको दिहाड़ी नजर आती है ना उसमें, तो फिर वो चीज़ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, निज़ाम वक्त में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी। नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। सुनील मान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थोड़ा ऑटो सेक्टर के बारे में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं उनसे कि गाड़ियों की दुनिया में क्या हो रहा है। सर, सबसे पहला सवाल, सर 2023 गुजर गया सर 2023 में क्या हुआ, कैसे हुआ, और आपके ख्याल में ठीक हुआ या अभी हमने और बुराई की तरफ जाना है इंडस्ट्री की वजह से? 2023 अगर देखें तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए डिज़ास्टर का साल था। ना सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री के लिए, कई ऐसे ग्रुप्स के लिए जिन्होंने बहुत अरसे लोगों को बहुत तंग किया था, उनके लिए भी डिज़ास्टर का साल था। तो उस लिहाज से एक अच्छा भी था, बुरा भी था। मैं बताता हूँ अच्छा बुरा किस लिहाज से था। सो अगर हम इंडस्ट्री पर से की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए बुरा साल था, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फेस हुई। जो आपकी CKD किट आती है, जिसको कम्प्लीटली नॉकडाउन किट बोलते हैं, जिसको आप गाड़ी बनाते हैं, एक लीगल इंपोर्ट की चीज़ है, बट हमारे पास पैसे नहीं थे हमारे मुल्क में। तो LCs के ऊपर जो है बड़ा इशू हुआ, उनके माल आके पोर्ट पे रोक दिए गए, क्लियर नहीं हुए। और यही वजह है, आपने पिछले साल देखा होगा कि काफ़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो क्लोजर का साल था। मतलब हर फैक्ट्री जो है रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड महीने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बंद होती थी, बिकॉज उनके पास माल ही नहीं था बनाने के लिए। तो उस लिहाज से ऑटो इंडस्ट्री के लिए बुरा साल था। अब अगर हम इकोनॉमिक्स की देखें तो सप्लाई डिमांड के लिहाज से सप्लाई और कम हो गई थी, तो डिमांड और बढ़ जानी थी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। तो वो वाहिद साल था जो मैं पहले भी प्रिडिक्ट करता रहा था कि इस साल ऑन खत्म हो जाएगा। लोग कहते थे पागल हो गए, कैसी बातें करते, दीवाना है। तो वो आपने देखा कि कोई ऑन नहीं था, बल्कि ऑफ की मार्केट होगी। सो उसमें क्या हुआ, वो लोग जो कि मफाद परस्त टोला था, जो कि गाड़ियां बुक कराते थे, ऑन पे गाड़ियां बेचते थे, जिनको लोग माफिया कहते थे, और अक्सर लोग मिक्स करते थे कि शायद ऑटो मैन्युफैक्चरर और वो एक हैं, जबकि वो दो चीजें थी। मैन्युफैक्चरर का काम है गाड़ी प्रोड्यूस करना और बेचना। द मोर द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, द मोर दे मेक मनी। एक हमारा इंटरेस्ट क्लैन है जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक वो है कि जी आप जिसके पास पैसा है वो सारी गाड़ियां उठा ले और फिर उसको बेचे। तो अब हुआ ये है कि उनके साथ ये हुआ कि जिन्होंने गाड़ियां इस चक्कर में ली हुई थी, वो ऑन के बजाय ऑफ पे बिक रही हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत अच्छा हो गया, बट यूजर के लिए एट द एंड कोई रिलीफ नहीं है। गाड़ी महंगी इतनी हो गई हुई है, लोगों की रीच से बाहर है, फाइनेंसिंग नहीं मिलती। स्टेट बैंक जो है उसने कहा जी हम 30 लाख से ऊपर की फाइनेंसिंग नहीं देंगे। अब अगर आपने एक गाड़ी लेनी जो कि करोड़ रुपए की है, तो 30 लाख वो दे रहे हैं, 70% जो आप खुद डाल रहे हैं, तो 30 भी आप खुद डाल ही लेते हैं। तो इसलिए वो भी नहीं हो रहा। तो इस लिहाज से बुरा साल सर, और आपने जैसे यूज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल, 2024 पे तो आते हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शंस है? तो पाकिस्तानी यूज़र जो है गाड़ियों का, उसको किस तरह कैटेगराइज किया जाए? एक एंथुजियस्ट है, एक नॉर्मल यूज़र है, या फिर एक अपॉर्चुनिस्टिक बंदा है जो कह रहा है कि यार ये मेरी इन्वेस्टमेंट है और ये गाड़ी नहीं है? आपने बड़ा अच्छा किया, आसान कर दिया। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, आपके शब्द हैं क्या, मैं नहीं रहा, आपके अल्फाज है, मैं उससे एग्री कर लेता हूँ। आखिरी वाली चीज़ है, 90% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान हु बाय कार आर नॉट बाइंग फॉर देमसेल्व्स। वो देख रहे होते हैं कि अगली गाड़ी जब वो बेचेंगे तो किसने लेनी है, रीसेल कैसी हो, रीसेल कैसी होगी। वो कलर भी उसके लिए चूज के डिसाइड करते हैं, फिर उसके ऊपर लिफाफे जो शॉपर चढ़े जाते हैं वो नहीं उतारते। खुद गर्मी में अपनी स्किन के साथ वो शॉपर लगाए रखेंगे, पसीना बर्दाश्त कर लेंगे जी, अगले वाले ने साम के रखनी है। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर दोज हु बाय कार फॉर रीसेल पर्पजेज और द वैल्यू रिटेंशन। यही वजह है कि गाड़ी जो है ना, जब एकदम ऑफ की जब मार्केट आई तो लोगों ने लेना ही क्यों छोड़ दिया। हालांकि अब तो परफेक्ट सेंस है, आप जाएं गाड़ी शोरूम पे खड़ी है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ्री दे रहा है, कोई इंश्योरेंस नहीं दे रहा है, बट वो लोग जो कि इसको जिस प्रॉपर्टी की फाइल कराने लेते हैं कि मैंने लेके अगले को पहना देनी है, वो निकल गए मार्केट से। जब वो निकल गए तो सिर्फ एग्जैक्ट जो जेन्युइन डिमांड वाला बंदा है वो रह गया, वो 10% है। 10% है, बिल्कुल। और अगेन ये अक्कासी भी करती है कि हमारे मुल्क के अंदर एक कहा जाता है जी कि घर और गाड़ी, ये दो ऐसी चीज़ें जो बंदा कहता है कि हमारे पास हो और हम उसको दिखाएं, और उसके लिए वो अपनी जो भी वेल्थ है उस पर लगाने को तैयार हैं, गाड़ी मेरी अच्छी हो। उसके साथ साथ अब 2024 में हम दाखिल हो गए हैं, नई गवर्नमेंट आ गई है। आपके मैं कुछ इंटरव्यूज़ पहले देख रहा था, आप बहुत होपफुल थे कि ये जो एक हम लिम्बो में फंसे हुए थे कि VONC हुआ, खान साहब गए, नून लीग आई, फिर नून लीग गई, केयर टेकर आई, अब फिर वापस आ गए हैं। सो नंबर वन, अगर तो स्टेबिलिटी और इलेक्शन हो गए हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं 2024 जो है उसमें ऑटो इंडस्ट्री जो है वो ऊपर जा रही है, या 2023 के ही एक रिफ्लेक्शन हमें नजर आएगी यहाँ पे? यार अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, मैं बिल्कुल ए पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं किसी को ना सपोर्ट करता हूँ ना किसी को अपोज करता हूँ। एज लॉन्ग एज कुछ गलत कर रहा होता है पॉलिसी में, लगता हूँ गलत है, अच्छा करता है तो अच्छी है।
मुझे लगता है कि पिछले 2 साल से इतनी इंस्टेबिलिटी है कि कोई भी बिजनेस, ऑटो क्या, प्रॉपर्टी क्या, कुछ भी नहीं चल रहा। और हम ये कहते हैं कि जी अच्छा जी वो चले गए, पहले जो खान साहब का था, खान साहब चले गए, अच्छा जी अब केयर दूसरी आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। वो आए पीडीएम गवर्नमेंट, फिर ठीक नहीं हुआ, फिर जी केयर टेकर आएगी, ठीक हो जाएगा। केयर टेकर के बाद लोगों ने कहा जी इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। अभी तक वो जो एक जिक्सॉ पजल है वो अपनी जगह पे बैठ नहीं सक रहा, चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं। उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये साल भी रिकवरी का ही साल होगा, इसमें कुछ बेहतर नहीं होगा। बट नेक्स्ट ईयर अगेन आई एम होपफुल। अभी मैं इसलिए ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि अगर आप देखें तो मैं हमेशा बात करता हूँ गाड़ियों की रिलेटेड 2-3 चीज़ें हैं। गाड़ियों की प्राइस में 2 चीज़ें हैं, एक टैक्स है और एक उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंडेंट है डॉलर के ऊपर, वो बड़े अरसे से तो कांस्टेंट रुका हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है टैक्स। अब गवर्नमेंट सिग्नल करती है अपना कि मेरा क्या मूड है, अब हम वेट करें नई गवर्नमेंट क्या सिग्नल करेगी। जाते जाते जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने काम किया, उन्होंने ये किया कि जीएसटी 15 से 18 से 25% कर दिया। सो उन्होंने सिग्नल किया कि भाई 80 दिन छड़न लगे। सो गवर्नमेंट अपना टैक्स पोर्शन नहीं छोड़ लेगी। अभी भी गाड़ियों की प्राइस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50% गवर्नमेंट टैक्सेस हैं। हम कब भी बात करते हैं, हम कहते हैं जी फलाना लुटेरा है, कंपनी ने लूट लिया, XYZ कंपनी का नाम लेके गए जी वो लूट रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई भी गाड़ी जिसको हम क्रिटिसाइज करते हैं उसके अंदर 50% गवर्नमेंट शेयर होल्डर है, और वो चुप करके क्रीम ऊपर से ले जाती है और गालियां खा रहा है ऑटो मैन्युफैक्चरर। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो डॉलर पार्ट तो अभी कांस्टेंट है, गवर्नमेंट की सिग्नलिंग अभी भी कोई अच्छी साइड पे नहीं है। मुझे नहीं कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद कि डॉलर इतना ही कांस्टेंट रहेगा। अगर डॉलर कांस्टेंट रहे और गवर्नमेंट भी कांस्टेंट रहे और सारा कुछ रहे तो फिर रिकवरी की तरफ आएगी, जो कि एक लंबा पाथ है। तो इस साल तो मुझे नहीं कोई खास, आपको इस साल नहीं लग रहा, नेक्स्ट ईयर में भी इट विल गेट बेटर। अब देखें ना डॉलर के, अब ऑटो एक चीज़ है कि ये ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने भी डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना है। नीड ऑफ आवर ये है कि देखें गवर्नमेंट तो नहीं मान रही कि हमने काम नहीं करना। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। वो कब कम हो सकती है, जब उनकी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो, वो लोकलाइजेशन ज़्यादा करें। जो हम 93 से ऑटो इंडस्ट्री से ये रोते आए कि जी लोकलाइजेशन नहीं हो रही, समरात नहीं आ रहे। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट दे शुड रियलाइज कि अगर तो वो इंपोर्ट पर रिलाई करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, अगर तो लोकलाइजेशन पे जाएंगे, जो लोकलाइजेशन पे जाएगा वही सर्वाइव करेगा। बिल्कुल। और अच्छा, अब ये वाली गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने ये भी प्रपोज किया था कि जो हमारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक तो बिग 3 हमारे पुराने चल रहे हैं, जो नए भी आए हैं, उनके ऊपर वो एक सुपर टैक्स लगाने का सोच रहे थे कि अगर आपकी 60% ऑन प्रॉफिट टैक्स होगा, अगर आपकी ज़ीरो एक्सपोर्ट है आपको 15% तक प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कर देंगे, अगर आपकी 10% एक्सपोर्ट है, अगर आप 40% एक्सपोर्ट करें तो ज़ीरो टैक्स हो जाएगा। तो एक तो इस सुपर टैक्स से आपको लगता है नंबर 1 कि जो हमारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें कोई बदलाव आएगा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे, और नंबर 2 अगर कर भी दें, हमारी गाड़ियाँ इस क्वालिटी की हैं कि वो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है हमारी। आपके सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है दुनिया में, जैसे हम हमेशा सुनते हैं गारमेंट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट है, वो वी हैव टू बी कंपैटिटिव विद वर्ल्ड। सो हमें ये देखना है क्या हमारी ऑटो इंडस्ट्री कंपैटिटिव है, नंबर 1 इन क्वालिटी, नंबर 2 इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, नंबर 3 इन क्या हम कहेंगे हमारे पास कोई एडेड एडवांटेज है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई रीजन में या दुनिया में कोई ऐसा एडवांटेज है। बिजली के रेट हमारे महंगे तरीन है, गैस के रेट हमारे महंगे तरीन है, और अगर कोई भी फैक्ट्री जो गाड़ी बना रही है उसमें ये 2 बड़े इनपुट्स हैं, तो वो तो हम कंपैटिटिव एज नहीं दे रहे। टेक्नोलॉजी में हमने अपने उन पे कुछ क्रिएट नहीं किया, हम ज़्यादातर बाहर से चीज़ें ला के उसको असेंबल करके बेच रहे हैं। यस, अगर तो ये ऐसी कोई इंडस्ट्री होगी जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल लगना है और सारा कुछ हाथ से बनना है, और आप ऐसी गाड़ियाँ बना रहे हैं जो टेलर मेड गाड़ी हैं, जो दुनिया में फरारी हैं, लैम्बोर्गिनीज बनती हैं कि जी एवरीथिंग इज़ हैंडमेड, तो आप कहें जी हमारे पास लेबर सस्ती है, आप वो भी नहीं बना रहे। आप तो ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि जो मतलब एक प्रोडक्शन लाइन में लगी हुई और बनी जा रही है, और वो बनी जा रही है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ये हमारी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है ऑटो मैन्युफैक्चरर से कि जो कि अनरियलिस्टिक है। ठीक है, आप उनको एक्सपोर्ट के ऊपर क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट बोल के वो तो मतलब मेरा नहीं ख्याल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यार। एक्सपोर्ट करके भी किस चीज में कंपेटिटिव होंगे, आप कौन सी चीज खुद बना रहे हैं। देन इट ब्रिंग्स बैक टू द सेम क्वेश्चन व्हिच आई वाज रेफरिंग टू इन द लास्ट डिस्कशन, हम जो बात कर रहे थे भी, कि जब तक लोकलाइजेशन नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपने एक्सपोर्ट क्या करना है, जो आप लोकलाइज करेंगे वही एक्सपोर्ट करेंगे ना। ये तो नहीं करना है कि इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट कर दें, या तो आप इंपोर्ट करके उसमें कोई वैल्यू एडिशन करें, वो भी आप नहीं कर रहे। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई चीज़ है। गवर्नमेंट को देखना ही चाहिए। गवर्नमेंट भी ना, मैं हमेशा कहता हूँ गोंगलों से मिट्टी झाड़ती है। जब लोग चीखे मारते हैं कि जी ऑटो इंडस्ट्री कुछ नहीं करी, भाई आप एक्सपोर्ट का करेंगे, चलें वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, उससे एक आम पाकिस्तानी को क्या रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, आपके मेरे लिए गाड़ी सस्ती नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। तो ये गवर्नमेंट बेसिकली जिसे कहते हैं ना, डस्ट द ब्रश अंडर द कारपेट है, कि अपने तो ला के उन्होंने दे दिया कि मेरे 50% कोई ना देखे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी की प्राइस में 50% गवर्नमेंट टैक्सेस हैं भाईजान, पीरियड। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है तो 50 लाख गवर्नमेंट ले जाती है। जो फैक्ट्री है उसने प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालनी है, ओवरहेड भी निकालने हैं, सारा कुछ निकालना है, और उसमें फिर अपना प्रॉफिट निकालना है। तो ये तो एक ऐसी बेवकूफ़ वाली बहस है कि हम कही जाए कि जी एक्सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, आपको उसको इंसेंटिवाइज करना है, तो आप लोकलाइजेशन इंसेंटिवाइज करना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए वैसी ऑटो पॉलिसी में एक बेसिकली सिंपल सी बात है, लोग पढ़ते नहीं है, जो ऑटो पॉलिसी है उसमें एक रोड मैप दिया हुआ है। अगर 5 साल में वो फॉर एग्जांपल है किया 2000 जो है आई 18-19 में आई, अगर वो 5 साल में लोकलाइजेशन नहीं करते उस सर्टेन मॉडल की, तो उसकी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी इतनी बढ़ जाएगी तो वो मॉडल को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ तो वो हर दफा पाकिस्तान की पॉलिसी के लिए हर 5 साल बाद एक नया मॉडल लेके आए, फिर उस पॉलिसी का फायदा उठाएं, वो होगा नहीं। तो लोकलाइजेशन उनको करनी ही पड़नी है। एक्सपोर्ट का टारगेट दे देना, लोगों की नज़रों में बड़ा अच्छा बन जाना कि हम बड़े एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम कि वी शुड रियलाइज कि हमारे पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, हम अपने आप को धोखा देते रहें। ये ऐसी बात है मैं बोलूँ कि पाकिस्तान हर साल पीएचडी एक्सपोर्ट करेगा, भाई आप कितने पीएचडी प्रोड्यूस करेंगे, कितने पीएचडी एक्सपोर्ट करेंगे, किस किस फैकल्टी में आप पीएचडी ऑफर करते हैं। हमारे अंदर एक जनरली ना एक जज्बा ये है कि हम जज्बाती कौम है, हम लोगों को ऐसे खोखले नारों के पीछे लगा देते हैं। अब गवर्नमेंट से कोई बात करे, कहेंगे देखें जी हम तो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑटो मैन्युफैक्चर नहीं करते। हर बंदे की अपनी एक स्टोरी है। राइट, बिल्कुल। और जैसे आपने अब बात किया का जो स्पोर्टेज लेकर आए, सो एक चेंज आया हमारी मार्केट में। पहले हमारे वो बिग 3 थे, फिर एक मतलब ये पीटीआई गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट की जिसके अंदर न्यू एंट्रेंट्स को फाइनली जगह मिली आने की, जिसके अंदर आपके मैं सर इसमें हमेशा कहता हूँ क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। पाकिस्तान की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई 2016 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में। पीटीआई को ये क्रेडिट जाता है कि और रजाक दाऊद साहब को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसको कंसिस्टेंटली कायम रखा, वरना हमारे यहाँ होता ही है ताड़ी पॉलिसी मैं खत्म कर दूंगा, मेरी तुसी खत्म कर दोगे। सो 16 की पॉलिसी 21 में जब रिवाइज होनी थी, आई पर्सनली नो दिस फॉर अ फैक्ट कि रजाक दाऊद साहब पुट हिज फुट डाउन कि नहीं हम इसको चेंज नहीं करेंगे, और उन्होंने कंटिन्यूएशन में एक नई पॉलिसी दी। सो क्रेडिट शुड बी गिवन टू बोथ ऑफ दिस जेंटलमैन कि उन्होंने बिल्कुल सही काम किया और वो ऑटो पॉलिसी चलती रहे। चीज़ें खराब कहाँ हुई, मुझे लगता है चीज़ें खराब कहाँ पे होना शुरू हुई, जैसे आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी भी आई थी, अक्टूबर के अंदर आई थी, मेरा ख्याल है 2000, मेरी थोड़ी मेमोरी वीक चल रही है, 22 में कब आई थी, तो जब शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप भी जो गाड़ी चला रहे हैं, ई-ट्रॉन्स आई, बहुत सी गाड़ी आई। फिर एक दिन किसी ने रात को जाके उनके कान में किसी ने कहा कि जी इतनी ई-ट्रॉन इंपोर्ट हो गई हैं और इतना जो है कैपिटल फ्लाइट होगी, तो उन्होंने गंडासा उतार के ऐसी की तैसी हुन नहीं होने दूंगा। और फिर वही बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी पॉलिसी बुरी नहीं होती अगर वो कंसिस्टेंट हो। आपने एक दिन कहा कि जी हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाएंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोल नहीं होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन फ्री होगी, और ये मजाक आप देख सकते हैं कि ई-ट्रॉन जो है वो शुरू में लोगों ने 8-8 लाख की रजिस्टर कराई, फिर 60,000 की हुई, फिर 10 लाख की हुई। तो हमारी जो पॉलिसी है ना वो एक पेंडुलम की तरह घूमती रहती है। तो थिंग्स गॉन बैड फ्रॉम देयर। और उसके बाद फिर ये जब हमारे पास इंटरिम गवर्नमेंट आई, इंटरिम तो नहीं कह सकते, एक गवर्नमेंट में चेंज हुआ था और पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तो तब उन्होंने बैन लगा दिया गाड़ियों की, जिसमें हम बात करते हैं सीके डिकेट्स के ऊपर। तो फिर ये सारा डाउन। और अब मुझे हमेशा मैं कह रहा हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको जब आप एक सिक यूनिट को रिवाइव करना इज मोर डिफिकल्ट देन स्टार्टिंग अ न्यू यूनिट। तो वो उसको हम लेकर गए ऑटो इंडस्ट्री को धाने के ऊपर कि वो सिक इंडस्ट्री बन जाए। मैं बिल्कुल, अगेन ईवीज पे तो हम आते हैं। मैं पूछना चाह रहा था कि जो हमारे पुराने बिग 3 हैं, मतलब आपके टोयोटा, होंडाज एंड सुजुकीज, और फिर बाद में ये आपके हायुंडाईज एंड कियाज और साजगा ग्रुप और चाइनीज वेरिएंट्स हैं, आपको इनकी प्रोडक्शन में, इनकी क्वालिटी में जो अब गाड़ियां ये आ रही हैं जो मार्केट में भी नजर आ रही हैं, हैवल अब पहले जब लॉन्च हुई थी इतनी नजर नहीं आ रही थी, अब बहुत नजर आना शुरू हो गई है। जो बाकी वेरिएंट्स हैं चंगन के, वो भी नजर आना शुरू हो गए, एमजी के नजर आना शुरू हो गए हैं। सो जो बिग 3 की एक मोनोपोली थी वो तो अपनी जगह हमें पता है, क्वालिटी में चेंज है। ये जो नए आए हैं, हैव दे रियलाइज्ड कि जी हम गाड़ी जो है हम एक बेहतर क्वालिटी की देंगे, या वही सिविक सिटी वाला मॉडल है कि जी अगर गाड़ी हल्की सी टच भी हो जाएगी तो बॉनेट आपका यूं पेपर की तरह नहीं, मेरा ख्याल है इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेटस को चैलेंज भी किया है, और इन्होंने जो जिनको बिग 3 लोग कहते हैं, जो इनकम्बेंट बेसिकली कंपनीज मौजूद थी, उनको बुरी तरीके से एक सेटबैक दिया है। सेल्स के तौर पे अगर आप देख लें, आप कंज्यूमर के बिहेवियर के तौर पे देख लें, कंज्यूमर ट्रीटमेंट के तौर पे, मतलब हमने पाकिस्तान में वो गाड़ियां भी चलाई हैं जिनमें आप राइट साइड का मिरर आता था, लेफ्ट साइड का रेयर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर खुद खरीद के लगाते थे, सीट बेल्ट आप खुद खरीद के लगाते थे। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, नाउ दीज कंपनीज न्यू एंटर्ड हैव मेड द स्टैंडर्ड दिस हाई कि अब आपकी गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ समझ ले, स्टैंडर्ड ही समझ ले हो गया है, मल्टीपल एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हुए हैं, और डैश के इतने फीचर्स आ गए हैं, तो जो आपके ओरिजिनल प्लेयर्स थे मार्केट में उनके लिए एक बहुत मुश्किल टाइम इन्होंने क्रिएट कर दिया है। पहले हमारे मुल्क में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ओरिजिनल वर्सेस चाइना का एक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने उसको तोड़ दिया। उन्होंने आपको बताया कि चाइना अच्छी क्वालिटी बना सकता है, सो चंगान है, साजगार है, ग्रेट वॉल मोटर जो रिप्रेजेंट करते हैं, दे हैव ब्रेकन द बैरियर। आप देखें, उन्होंने
आपको दिखाया है कि क्वालिटी एक चाइनीज गाड़ी भी दे अच्छा, आप सकती कह है। रहे हैं कि मार्केट में चाइनीज वेरिएंट की एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, आ गई है? आ चुकी है। अगर आप इस टाइम पे आज की रिसर्च की बात करें, जब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट ऑफ पे चल रही है, आज आप रिसर्च कर लें, द ओनली कार विच इज नॉट बीइंग सोल्ड एट एन ऑफ इज अ चाइनीज कार, हेवल, Havel. बट इज द ओनली कार विच इज सोल्ड ऑन प्रीमियर राइट नाउ। तो आप देख लें, अगर क्वालिटी अच्छी ना होती तो टाइम देखें, टेस्ट में नहीं होता ना। 2 साल से वो गाड़ी मार्केट में चल रही है और उसके बाद भी अगर वो गाड़ी आज मार्केट प्राइस अपनी मेंटेन किए हुए है, इसका मतलब है कि यूजर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। यूजर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब यूजर को उसकी क्वालिटी समझ आ रही है, समझ आ रही है तो वो ले रहा है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक बैरियर रेज कर दिया है ऑटो मैन्युफैक्चरर सबके लिए कि उनको ऑप्शन भी डालनी पड़ेंगी, सेफ्टी फीचर्स भी डालने पड़ेंगी। और अब जो है ना कंपटीशन होगा, व्हाट मतलब एक ना आपको वन अप होना पड़ेगा क्वालिटी में भी और ऑप्शंस में भी। तो आई थिंक दे हैव ब्रॉट अ वेरी गुड चेंज इन मार्केट। और जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई थी, जो उसका मकसद भी यही था, वो उस लिहाज से उस तहीं तक तो मैं कहूंगा सक्सेसफुल है। और हैवल की अगर हो रहा है तो इसके अंदर बहुत फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर। इनफैक्ट फर्स्ट जो वेरिएंट्स उनके आए थे जूलियन वगैरह, उसमें तो एक फीचर जरा लोगों को नॉइंग लगता था कि उसका लेन असिस्ट जो होता था, वो स्टीयरिंग खुद खींचता था लेफ्ट राइट, लोग परेशान थे। फिर वो ऑटो ब्रेक, फिर उन्होंने आई थिंक उससे लर्न करके अब आप एक दफा ही ऑफ कर दो तो वो ऑफ रहता है अपेरेंटली। सो पॉइंट ये कि आई थिंक चाइनीज वेरिएंट्स के अंदर लोगों को एक तो ये एलिमेंट था कि यार चाइना चाइना वाली वो हर चीज में जी, कि अगर वीसीआर भी लेना है और कुछ चाइनीज नहीं लेना, जापानी लेना है, वो आई थिंक मोल्ड चेंज हो गया। ज्यादा कंसर्न लोगों का था कि जो एक पुरानी कंपनीज जैसे आपके इंडस वाले हैं, एटलस वाले हैं, सुजुकी वाले हैं, उनकी एक बैकबोन बनी हुई है, उनका एक पार्ट्स का एक साइकिल बना हुआ है, पार्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, एक सेकंड हैंड मार्केट है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये इस चीज को काउंटर करने के लिए चाइनीज वेरिएंट्स आप होल हार्टेडली कहते हैं कि जी उनकी बैकअप सपोर्ट, वर्कशॉप्स और मेंटेनेंस जो है वो अब एट पार है। अच्छा नहीं, वो भी उस पर एट पार हो नहीं और सकता। एमजी का भी जिक्र कर दीजिए, क्योंकि हाँ एमजी जब आई थी बहुत मसला हुआ था लोगों को। मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, दुनिया में अगर ऑटो की हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़े ना, तो पहले अमेरिकन गाड़ी बनाते थे। जब जापानियों ने बनाने शुरू की, उन्होंने कहा अफीमची कौम जो है ये गाड़ी बनाएगी, उनको मॉक किया गया। फिर जापानियों ने उनको बताया कि गाड़ी कैसे बनाते हैं, जापान ने उड़ा के रख दिया। फिर जापान किंग बन गया। फिर जब कोरियंस आए तो जापानी ने कहा जी ये फीने कहाँ से गाड़ी बना सकते हैं, इनको नहीं आती बनानी। उन्होंने भी बना के दिखा दी, कोरियंस ने कर लिया। देन कम चाइनीज। चाइनीज के बारे में लोगों का ये ख्याल था ये नहीं कर सकते। इस टाइम पे दुनिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्स जो है चाइना है, और लग्जरी कार्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी चाइना है। सो चाइनीज नो एवरीथिंग नाउ। तो ये तो बात खत्म होगी कि उनके पास कैपेबिलिटी है नहीं है, क्वालिटी वाला इशू टेकन है। बट दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो एक सर्विस बैकअप और आफ्टर मार्केट, सर्विस बैकअप भी आप बना लेंगे, कंपनी आई वो पार्ट्स भी ले आएगी, आफ्टर मार्केट विद टाइम बनेगी। इट्स चिकन एंड एग प्रॉब्लम के पहले कौन आया, तो ऑब्वियसली सुजुकी, होंडा, टोयोटा की गाड़ियां मार्केट में पहले से मौजूद थी, उनकी रीसेल भी है। आपको पता है कि मैंने ली, मेरे दादा ने भी ली थी और फौरन बिक गई। देयर आर स्टोरीज अटैच विद इट। ऑब्वियसली विद चाइनीज, ना वो हमारे दादा ने ली थी ना हमारे दादा के जमाने में थी, तो उसके साथ वो कोई स्टोरी नहीं है। जब वो स्टोरी नहीं है तो ऑब्वियसली वो लेगेसी नहीं है। वो लेगेसी नहीं है तो रीसेल में ऑब्वियसली उसको उतना टाइम अभी हुआ नहीं है। तो यस, दे आर लैगिंग बिहाइंड इन दैट। पार्ट्स के अंदर भी उनकी जो प्राइसेस हैं नई गाड़ियों में एक्सूबरेंटली हाई है। मतलब टोयोटा, होंडा, सुजुकी आज आप पुरानी अगर कोई भी उठा लेते थे, आप उसको रिपेयर करें बड़ी सस्ती हो जाती है। लेकिन ये जो नए एंट्रेंट्स हैं जिनमें कोरियंस भी शामिल हैं, उनकी गाड़ी की जो बत्ती भी है ना, वो तकरीबन इतनी महंगी है कि आपको किट नहीं बेचनी पड़ती है। सो उस लिहाज से दे आर नॉट देयर एज येट, बट येट जब वो लोकलाइजेशन कर लेंगे जिस तरह सुजुकी, होंडा, टोयोटा ने की, तो शायद उनके पार्ट्स भी सस्ते होना शुरू हो जाएं। बट आपकी बात वहां पे वैलिड है। जिस तरह एमजी वाले केस में लोगों ने गाड़ी ली, गाड़ी बहुत सस्ती लोगों को लगी, 54 लाख की गाड़ी थी, बट जब वो लगती थी तो लोग कहते थे यार बड़ी महंगी पार्ट है। आज अगर आप एमजी का पार्ट लेने जाए, मैं पिछले दिनों एक रिसर्च कर रहा था, तो वो बड़े चीप है। मतलब 25 के 28-30 हज़ार रुपए की उसकी विंड स्क्रीन है, जो कि पहले नहीं थी। जो स्लोली स्लेटली जो है एक बैकबोन भी बन जाएगी और इससे ज़्यादा मजीद कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ जी, ऐसा ऐसा हो जाएगा। और वही बात है कि जब ये शुरू वाले जो लोग हैं जो गाड़ी लेंगे, अर्ली अडैप्टर्स थे, थोड़ा उनको शायद थोड़ा फेस हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद ईयर्स इनका जब नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, तो अगर आज आप कंपेयर करना शुरू करें, जो न्यू एंट्रेंट्स में से पहले वाले थे उनका बैकअप बेहतर होगा, जो बाद में वाले हैं उनका थोड़ा भी उस तरह कमजोर होगा। बट आई थिंक कंपटीशन ड्राइव्स थिंग्स टू देयर बेटरमेंट। ये इकोनॉमिक का भी रूल है, जनरली बिजनेस का भी रूल है, तो अच्छी चीजें होंगी और मुझे आई एम होपफुल कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और एक तनकीद जो होती है, ये खासतौर पे कोरियन जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं दो, कि जो मॉडल वहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है वो मॉडल जो है यहाँ, जैसे स्पोर्टेज जो है उसके शायद हमारी इस मॉडल के बाद जो यहाँ चल रहा है उसके बाद 2 मॉडल्स आ गए हैं। जो आपकी सोरेंटो है वो यहाँ आई, जो कि मुझे बड़ी पसंद है गाड़ी, इट्स अ वेरी गुड कार, बट वो एक पुराना ही मॉडल अभी तक चल रहा है। उसके अलावा सेंटा फे अभी हायुंडई ने लॉन्च किया, अब उसका नया मॉडल जो है इस साल जो है वो भी ला रहे हैं। सो इज दिस, मतलब ये भी हो सकता है कि हादसाती तौर पर हो गया हो, लेकिन आपको लगता है कि कोई पीछे थिंकिंग भी इस किस्म की है यार कि वहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ लॉन्च करो, कंज्यूमर ईट अप कर लेगा क्योंकि उसको नीड है उसकी,
या वो नया मॉडल लाना उनके लिए वारे में नहीं है? मेरे ख्याल से देखिए इट्स बिजनेस, प्योरली बिजनेस डिसीजन। और अब वो जमाना नहीं रहा कि आप ले आओ तो कंज्यूमर कुछ भी ले लेगा। कंज्यूमर के पास इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट मौजूद है। मुझे याद है मैंने किया पिकांटो का रिव्यू किया तो मेरे से लोग बड़ा नाराज थे, खास तौर पे जो कि ऑब्वियसली कंपनी से रिलेटेड होंगे कि जी आपने क्यों बताया कि ये पुरानी जनरेशन है। मैंने कहा भाई मैं आपके हिस्से की गालियाँ नहीं खा सकता। इंटरनेट खला है अब, मतलब बच्चा जो चलना शुरू करता है जब वो इंटरनेट यूज़ करेगा और उस पर लिखेगा किया पिकांटो तो उसके सामने जो आएगी और ये फ़र्क होगी तो वो मुझे मेरी क्रेडिबिलिटी को डाउट करेगा। आई डोंट वांट टू बी इन दैट लीग। तो सिमिलरली मेरा नहीं ख्याल कि ये सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो बड़ी बेवकूफ़ी है कि भी ले लेगा, इस तरह नहीं लेगा कंज्यूमर। उसकी रीज़न मोर ऑफ अ बिजनेस साइड है। एक तो जब आप ये गाड़ी लॉन्च कर रहे होते हैं एक प्लानिंग प्रोसेस पहले चल रहा होता है, आपने लॉन्च कर दी, उसके थोड़े अरसे बाद अभी आपने सेंटा फे की एग्जांपल दी। अभी तक दुनिया में वही सेंटा फे जो पाकिस्तान में जो लेटेस्ट मॉडल है वो अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले लॉन्च हुआ, लेकिन यहाँ पे जो प्लानिंग की गई होगी वो पहले की गई होगी, उसके लिए जिग्स आए होंगे, उसकी पूरी मशीनरी आई होगी और एक बड़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है उसको नए मॉडल पे लेके जाने पे। अब हमारे मुल्क की जो इस टाइम पे इकोनॉमिक हालात हैं कि गाड़ियाँ नहीं बिक रही, इस टाइम पे मेरा ख्याल है कोई भी कंपनी अगर एक नए जिग में इन्वेस्ट करेगी तो वो एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन होगा। यहाँ तो ये आपको नजर आ रहा हो कि मेरा पुराना मॉडल बिल्कुल डेड हो गया तब तो वो कर लेगी, वरना अगर उनका अभी भी बिक रहा होगा तो वो कहेंगे जरूरत नहीं है। स्पोर्टेज की एग्जांपल अगर ले लें तो मेरा ख्याल है नाउ इट्स अबाउट टाइम दे विल हैव टू इन्वेस्ट इन इट। ठीक है, सेंटा फे गुजारा किया जा सकता है कि सही का दुनिया में भी अभी अभी आई है तो लोग उसको बाय इन कर लेंगे, बट स्पोर्टेज हो गई, टूसा होगी, दे विल हैव टू चेंज विद टाइम। जी। अच्छा, दूसरा अब अगर हम आ जाएं जो हमारी सेकंड हैंड मार्केट है, अब हमेशा से प्राइमरी मार्केट जो आपकी है न्यू गाड़ी की वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन। मैंने एटलीस्ट पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया, मैं खुद भी एक गाड़ी बेचने की कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी का कस्टमर जो है वो है ही नहीं। मतलब जो मैं गाड़ी बेच रहा हूँ ज़ाहिर है वो ज़रा महंगी गाड़ी है उस लिहाज से कंपेयर टू जो रन ऑफ द मिल आपकी टोयोटाज एंड करोलाज वगैरह हैं, तो टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम मेरे एक्सपीरियंस में कभी लगा नहीं। सेकंड हैंड मार्केट में आपने देखा है ऑब्वियसली पार्क व्हील्स के भी तवज्जुह से कि इज देयर अ डिक्रीज इन बाइंग एंड सेलिंग, या आपके ख्याल में ये एक बस एक गवर्नमेंटल चेंज है तो लोग जरा अभी परेशान हैं, अभी एकदम से मार्केट पिकअप करेगी? नहीं, डिक्रीज है और उसकी रीजन ये कि मार्केट में प्राइस करेक्शन आने की जरूरत है। हुआ ये कि देखिए गाड़ियां नई महंगी हुई, नई गाड़ियां महंगी हुई, लोगों की रीच से बाहर हो गई, सप्लाई डिमांड था, लोग निकल के यूज में चले गए। जब वो लोग गए यहाँ से ऑन खत्म हो गया, समझ लें यूज में ऑन शुरू हो गया। ऑन एज एन प्रीमियम भी नहीं कह सकते बट वो महंगी हो गई। सो यूज गाड़ी की जो मार्केट है वो ऊपर चली गई। अब लोगों ने इतने यूजलेसली एक्सूबरेंटली हाई पैसे डिमांड करना शुरू कर दिए कि कस्टमर उधर से भागना शुरू हो गया। वो भी उसकी रीच में नहीं रही। जब उसकी रीच में नहीं रही वो भाग गया तो अब वो गाड़ी, जैसे आप कह रहे हैं यूज गाड़ी की मार्केट भी रुकी पड़ी है। जब तक प्राइस करेक्शन नहीं आएगी, लोग रियलाइज नहीं करेंगे कि आप गलत पैसे मांग रहे हैं, तब तक गाड़ी नहीं बिकेगी। एग्जाम्पल है, आप कौन सी गाड़ी बेच रहे हैं? ई-ट्रॉन जी। सो ई-ट्रॉन आई थी 1.5 करोड़ रुपए की, एक 70 की हुई, एक 80 की हुई, लोगों ने बहुत ज्यादा लेनी शुरू की। जब बहुत ज्यादा लेनी शुरू की, प्राइस फिर डॉलर ऊपर चला गया, रजिस्ट्रेशन आगे 2.5 पे चली गई। अब वो गाड़ी 2.5 करोड़ रुपए की वर्थ नहीं करती मेरे ख्याल से। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब वो 2.5 करोड़ की नहीं है, आज भी 2.5 करोड़ की नहीं है, और आप यूज गाड़ी जो है वो 1-1.5 की लेके आप कहें जी मैं 2.25 की बेच दूं, तो वो नहीं बिकेगी। जब तक करेक्शन नहीं आएगी, आपने 1.5 की ली थी, आप 1.80 की बिकेंगे, आज बिक जाएगी। बट दैट हैज टू, क्योंकि यूज मार्केट में होता ये है कि लोग स्कैटर्ड है और रिवीजन ऑफ प्राइस में टाइम लगता है। आज आप रियलाइज करेंगे यार मैं ज्यादा मांग रहा हूं, आप शायद कम कर लें, लेकिन बाकी मार्केट के 90 लोग नहीं करेंगे, तो मार्केट तो नंबर से ड्राइव करेगी। आप लोगों के कलेक्टिवली इस कनेक्शन पे पहुंचना कि हम इसको करेक्शन लेके आए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जो प्राइस स्टिकीनेस इन यूज मार्केट है दैट इज मोर देन द न्यू मार्केट, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट आई थिंक जब तक रियलाइज करेंगे लोग, कर लेंगे तो हो जाएगा बेहतर है, करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा ये तो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, आप मतलब खुद भी यू आर अ वेरी बिग कार एंथुसियास्ट, आप कलेक्ट भी करते हैं, रिस्टोर भी करते हैं। मैं भी खुद एक कार कल्चर से इस तरह बिलोंग करता हूँ कि मैंने एक ज़माने में जवानी खैर अभी भी जितने मैंने तो गाड़ी का नंबर भी याद है, वो JH018 बिल्कुल आप मेरे तो मेरी S2000 ली थी मैंने, और वो मैंने बहुत शौक से रखी और मैंने चलाई, फिर खैर वो बेच दी। मेरे आई गॉट मैरिड, आई हैड किड्स, जो मुझे घर वालों ने कहा यार अब ये सेंस नहीं बनती इसकी, हालांकि मैं कभी ना बेचता, बड़ी जबरदस्त गाड़ी। सो एक कार कल्चर होता था कि हम अगेन स्पोर्ट्स कार वाले खास तौर पे कि जी इकट्ठे होना है फ्राइडेज को या सैटरडेज को। उसके बाद वो कार कल्चर बदरीज थोड़ा कम होना शुरू हुआ, मतलब उसमें 350Zs भी होती थी, स्काईलाइंस भी होती थी, S2000 भी होती थी। फिर चेंज आया, अब वही आपसे पूछना है क्या चेंज आया, नंबर 1। दूसरा, फिर एक सुपर हाई एंड जो स्पोर्ट्स कार्स हैं, जो आपकी GTRs हैं, आपकी पोर्शेज हैं, आपकी मतलब एक दुका फरारी है। अब वो लोग जो हैं शायद इस स्पेस को डोमिनेट करते हैं जिसमें आम जो आपका बंदा है जो गाड़ी तैयार करता है, जिसने सिविक में
K20 डाल के उसने कहा यार कि मैं उसके अंदर नॉस लगाऊंगा, वो मार्केट आपके ख्याल में डाई डाउन होगी, नंबर 1, और क्यों, और सेकेंडली उसको कैसे रिवाइव किया जाए? अच्छा, वो डाई डाउन नहीं, मतलब की बात है मार्केट बढ़ गई, लेकिन मैं और आप क्योंकि उम्र के उस हिस्से से निकल गए तो हमें लगता है कि मैं क्योंकि बाइक भी चलाता था, मैं अब कहता हूँ मुझे लगता है हैवी बाइक्स है ही नहीं। फिर मैंने एक दिन रिसर्च की तो मतलब उससे कई ज्यादा हैवी बाइक्स हैं। सिमिलरली जिस जमाने में आप या मैं गाड़ी चलाते थे या रखते थे, उस जमाने में गाड़ियां कम थी। एक तो उस जमाने की डेकोरेशन, उस जमाने के स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा कम था। एंड यू राइटफुली पॉइंटेड आउट कि उस जमाने में ना तो फरारीज थी ना वो जीटीआर थी। सिविकी को फरारी समझते थे, उसी को हम जीटीआर समझते थे। हमारे लिए निसान 350 जो है वो एंड ऑफ द वर्ल्ड होता था। बट अब क्योंकि एकदम एक्सपोजर बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ गई। आई वाज जस्ट, मैं कल कहीं किसी डिस्कशन कर रहा था कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर मिला के इस टाइम पे ई और C63 500 से ज्यादा है। अच्छा, 500 ई एंड C63 कंबाइंड लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में कन्वर्ट भी बहुत कन्वर्टेड जो है 500 गाड़ियां जो 6000 6.3 हैं। पहले तो एक आधी भी नहीं थी पाकिस्तान में। सो अब वो स्पीड का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। यस, थोड़ा कल्चर चेंज हो गया। दूसरा कल्चर बढ़ता कब है कि हम उसको प्रमोट करें। हमारे यहाँ गवर्नमेंट में अगर किसी की गाड़ी वाला की एक्सीडेंट होता है तो लिखा आता है मनचले की गाड़ी लगी। मनचले को अगर अंग्रेजी में करेंगे तो मेरा ख्याल है इंसैनिटी इज द वर्ड व्हिच वुड ट्रांसलेट इनटू इट। मेरा सवाल ये होता है उनसे कि ये मनचले जिनको आप ट्रॉफियां देते हैं जाके रैलियों के अंदर, वो मनचले ट्रेनिंग कहाँ करते हैं? इन्हीं सड़कों पे करते हैं। मार दें तो मनचले हैं, जी जाए तो आप साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचाते हैं। सो हिपोक्रेसी है हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से जो कल्चर था वो ज्यादा बड़ा उस लिहाज से नहीं, ये एक अंडरग्राउंड कल्चर है। अभी भी अगर आप देखें तो अंडरग्राउंड ग्रुप बने हुए हैं। अगर आपके पास E63 है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होंगे। आपने कितने बजे रिंग रोड पे जाके कितने बजे स्पीड मारनी है आपको पता होगा। कितने बजे अगर आप पोजर हैं तो आप राया पे जाके खाना नहीं खाएंगे लेकिन लड़कियों को अपनी गाड़ी जरूर दिखाएंगे। उस जमाने में हॉटस्पॉट होता था। जगह चेंज होती है, लेकिन वो बेसिकली क्योंकि आपने उसको एक जो कहते हैं ना लीगैलिटी फ्रेम में नहीं रखा, या आपने मोटर स्पोर्ट्स को कभी मोटर स्पोर्ट्स समझा ही नहीं, उसको हमेशा मंचला समझा गया है, उसको हमेशा सोसाइटी में एक गंदे नजर से देखा गया है। बेशक हम और आप बड़े खुश हों आपस में कि हमारे पास फलानी गाड़ी है, लेकिन हमें वो इसे कहते हैं ना एक बुरी नजर से देखा जाता है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ गवर्नमेंट के हलकों में कि यार ये मनचले हैं या ये छिछोरे हैं। अभी भी अगर आप देखें तो हर संडे को एक क्रैकडाउन होता है अगेंस्ट ऑल सुपर कार्स। सो वो वजह है जिसकी वजह से वो नजर नहीं आता, और ये अंडरग्राउंड कल्चर है। जरूरत इस अमर की है कि हम इस बात को माने कि दुनिया में अगर हम तो सिर्फ स्पोर्ट्स में क्रिकेट में फंस के रह गए हैं। क्रिकेट हो तो अपनी जान भी रोक दें, क्रिकेट हो तो एम्बुलेंसें भी रोक दें, क्रिकेट हो तो कारोबार भी रोक दें, सड़कों पर रोड भी लगेंगे। बिकॉज हमारा जो है ना एक यूं हमारे विजन यूं है एज अ कॉम ना, हमने बस क्रिकेट को स्पोर्ट समझा हुआ है। मोटर स्पोर्ट्स इज अ मच बिगर स्पोर्ट देन क्रिकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड यू हैव पीपल हु आर टैलेंटेड। हमारे पास लड़के मौजूद हैं जो कि हर जो कहते हैं ना यॉनरा के अंदर अच्छे हैं। कोई रैली में भी है, कोई ड्रिफ्ट में भी है, कोई ड्रैग में भी है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मोटर स्पोर्ट, बट हम लोगों ने उनको मनचले बना के छोड़ा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई दैट कल्चर इज नॉट गेटिंग अप। हमारे यहाँ अगर जो एक्सेप्टेबिलिटी अभी तक आई है वो सिर्फ रैली की आई है। वो भी इसलिए क्योंकि रैली करने वाले सारे हुज एंड हुज हैं और उनको आप दबा नहीं सकते, तो इसलिए उनको आप मान लेते हैं, उनको आप जाके ट्रॉफी भी दे देते हैं। एनी अदर फॉर्मेट देन रैली इज अ मंचला। और यानी कि इससे हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है अगर इन मंचलों को रोकने के लिए इस चीज़ को रेगुलराइज कर दे, इवेंट्स करना शुरू कर दे, इनको इनकॉर्पोरेट करे अपने साथ के जी, ड्रैग स्ट्रिप भी आपको दे देते हैं, ड्रिफ्ट वाला भी, जैसे ऐसे गार्डन्स एक जगह है जहाँ पे बहुत चीज़ें बनी हुई। हमारा वो देखें अपने लेवल पे शेफ साहब अपने उस पर कर रहे हैं ना, काम गवर्नमेंट का है, वो कर रहे हैं, उनका शौक है, वो कर रहे हैं। कब तक कर सकते हैं ये नहीं पता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को लीगलाइजेशन करना चाहिए, पॉलिसी, यार मैं तो देखें उस लिहाज से गवर्नमेंट से आपने क्या एक्सपेक्ट करना है। हमारे बचपन में, अभी आजकल आप देख रहे होंगे डोर वाला मसला चल रहा है। हमारे बचपन में कितनी पतंगबाजी होती थी, कभी मसला नहीं था। तो हमने उस चीज़ को रेगुलराइज करने के बजाय, वो धाती तोड़ जो है उसको बंद करने के बजाय लोगों की छतों पर सीढ़ियाँ लगाई, बंद कर दी, वो इवेंट पूरा डेड कर दिया। उसके बावजूद भी आज लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो हमने रेगुलराइज नहीं किया। इसी तरह मोटर स्पोर्ट्स को अगर आप देख लें, अगर आप देखें लाहौर शहर में अंडर पासेज हैं, सड़कें हैं, आपको पता होगा एक कल्चर है जो अंडरग्राउंड वीकेंड पे 70 की रेस भी होती है, 125 की रेस भी होती है, सुपर कार की रेस भी होती है, सिविक की भी होती है, हो सब कुछ रहा है। अगर आप एक ड्रैग स्ट्रिप बना दें, आप एक लीगल जगह बना दें जहां जाके लोग सीख भी सकें, बजाय इसके फिर आप उनको पकड़ के डंडा भी मारेंगे, यार आपको जब जगह दी है तो आप सड़क पे ना करें। अभी तो आपका मुंह ही नहीं है ना। अभी तो ये वही हिसाब है जो हमारे एक्साइज वाले लोगों की गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं कि जी हमें आप वो दे दें, टोकन पैसे दे दें, लिबर्टी गोल चक्कर पे रोक लेते हैं, नंबर प्लेट आप देते नहीं है। तो भाई आप पहले नंबर प्लेट दें, उसके बाद आप लोगों को पूछें कि नमूना गैर नमूना। इसी तरह आपने अभी लोगों को कोई ऑल्टरनेट दिया ही नहीं, आपने कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया ही नहीं, आपने कोई ड्रैग स्ट्रिप दी नहीं, तो आप किस मुंह से रोक सकते हैं। देखिए एक बच्चा
जिसकी एक उम्र है, जिसके यंगस्टर के अंदर एड्रेनलिन रश है, आप उसको रोकें ना रोकें, उसने दुनिया में देखना है कि स्पोर्ट्स कल्चर क्या है, वो साइकिल की रेस लगा लेगा भजन, वो साइकिल के ऊपर विली मार लेगा, आप उसको कहाँ जाके रोकेंगे? तो बजाय इसके कि आप एक नेचर को चेंज करने की कोशिश करें, एक जो एक एज है उसकी जो एक रेज है उसको रोकने की कोशिश करें, और वो गलत जगहों पे जाए, नशों में जाए, उल्टी चीज़ों में लगे, मैं तो कहता हूँ लगाएं उनको गाड़ियों के ऊपर। गाड़ी का जिसको नशा लगेगा वो और को नशा नहीं करेगा, बट आप उसको चैलेंज तो करें। किया ही नहीं आज तक किसी ने, मतलब इतने साल हो गए, आपने कभी देखा है? बिल्कुल। और मुझे याद है, मैंने वही यूट्यूब पे देख रहा था कि एक अमेरिका किसी काउंटी में, किसी सिटी में बहुत ज़्यादा ड्रैग कल्चर हो गया था। तो पुलिस वालों ने कहा यार ड्रैग स्ट्रिप है, हम अपनी गाड़ी तैयार करते हैं, पुलिस वाले आप अपनी गाड़ी तैयार करो, हमारे साथ और वो compete करो। पुलिस वाले कम्पीट करते हैं उसके बिल्कुल साथ। सही। सेकेंडली इससे और इतनी शाखें, इतनी एंसिलरी किस्म की आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, कि फूड की इंडस्ट्री यहाँ पे सर आप आपकी रेंट करें, फूड, हर चीज़ हो सकती है। आपकी फैब्रिकेशन, आपकी वर्कशॉप, आपके टायर मॉडिफिकेशन, तो आप स्काई इज द लिमिट। और अभी आप देखें कि जितना कल्चर, 21 साल हो गए पाक व्हील्स को, हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों में कल्टीवेट करें पॉजिटिव कल्चर ऑफ मोटर स्पोर्ट्स एंड ऑटो एंथुसियास्ट होने का। तो अब आप देख लें कितना लेवल बढ़ गया है, लोगों के अंदर शौक कितना बढ़ गया, और लोग कितना इसके ऊपर आते हैं, जो हम ऑटो शोज करते हैं उसके ऊपर कितने यंगस्टर्स किस नंबर में आते हैं। मतलब लोग परेशान थे कि इतने लोग कैसे आ गए, और हमें को इसके लिए मार्केट करने की जरूरत नहीं पड़ती। रीजन ये है कि ये एक नीड है, एक बंदा है जिसको एक चीज की जरूरत है, एक यंगस्टर है जिसने ये चीज देखना है। अब आप कहेंगे जी एक यंगस्टर है, उससे आप उम्मीद ये रखें कि वो चेस का मैच खेलता है, तो वो नहीं करेगा, उसकी एक उम्र है जिस उम्र में वो चीज करेगा। तो ये मेरे ख्याल से जरूरत और है। मुझे एंथुसियाज्म की हद ये, वो हमारे एक दोस्त हैं हसीब, शायद आप जानते हो, जिनकी सिल्वर रंग की GTR है, में स्क्वॉश खेलते थे इकट्ठे। वो जो मैं बातें 4000 उन्होंने BHP कर दी, कितनी BHP ले रहा है वो, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी बहुत तेज गाड़ी मानी जाती है। तो मतलब शौक है, लेकिन जाहिर है वो खुद से कर रहे हैं, और जाहिर है रेस वैसे ही करते होंगे कि नसीब है। उमैर कराची में है, वो खासतौर पे अपनी GTR दुबई लेके गए, वहां कम्पीट किया। तो मैं कह रहा हूँ हम लोग पता क्या करते हैं, अभी हम लोगों का काम ये है कि जिस तरह हमारे मुल्क में, अगर आपने सुना होगा जब ओबामा आए थे ना, तो हमारे लोगों ने कहा था ये पता नहीं पाकिस्तान से कोई इनका ताल्लुक है। इसी तरह दुनिया में कहीं कोई रेस जीतते हैं, हम कहते हैं इसके ID कार्ड में ढूंढो, उसका दादा कभी पाकिस्तान आया था जी, पाकिस्तान ओरिजिन के बंदे ने ये जीत लिया, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी क्यों नहीं गया? बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई ना स्टैंडर्डाइजेशन है, ना कोई कल्चर है। हमारे यहाँ कोई ऐसी रेस नहीं है जो F1 के आपके उस पर जो FIA के स्टैंडर्ड्स पे पूरी आती हो। तो हम बातें करते हैं कि जी हम कल को जो हमारी F1 रेस है, A1 रेस है, उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? मतलब ये तो बेवकूफ़ वाली बात है ना। मैं आंखें बंद करके सोचूं और मैं कहूँगा जी मैं बॉडी बिल्डिंग जीत जाऊंगा, कैसे जीत जाऊंगा यार? वो एक ज़माने सिर्फ जज्बे से कि हमारे पास जज्बा ईमानी है तो हम जीत जाएंगे, इससे नहीं होगा काम। वो एक ज़माने में A1 का आई थिंक कैटेगरी की मेन बुलेवार्ड, या मेन बुलेवार्ड पे एक दफा हुआ था, वो भी मेरा ख्याल है जो है ना, इफ आई एम रिकॉलिंग इट राइट, वो था कि 1 साल बसंत भी ला हुई थी। वो मुशर्रफ साहब के जाने का जमाना था, रेफरेंडम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरफ लगा दो कि लोग इस पे लगे ना। तो A1 रेसिंग हुई थी, मुझे इस तरह एक गाड़ी आई थी, फॉर्मूला कार आई थी, बट दैट वाज नॉट F1, दैट वाज A1 कार थी। बैंक अल्फा, और वो लेके आए थे, परवेज इलाही साहब सब CM होते थे, मुशर्रफ साहब का वो रेफरेंडम का दौर था, पाकिस्तानी ओरिजिन ड्राइवर। हाँ मैं बता रहा हूँ, मुशर्रफ साहब का दौर था, उस दिन एक दिन के लिए बसंत भी ला हुई थी। तो मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पे जो है ना, वो बड़ा शख्सियतों को करने के लिए किया गया है, बट ट्रूली नोबडी इज सिंसियर टू मोटर स्पोर्ट्स। हाँ, वो मैं और मेरे जो मुस्बत शो के कोच हैं अली, हम तो ये शो पे कहते थे कि माशरा जो है अब खुलने को तैयार है, थोड़ा सा उसके अंदर है एक कैपेसिटी कि यार कोई इवेंट्स दें, हमें कोई जगह दें, उससे चीज़ें बेहतर होंगी। अभी आप देख लें लास वेगस के अंदर फार्मूला 1 वापस आई है, उस पूरे शहर जो एक गरीब शहर नहीं है, उसके अंदर $1.5 बिलियन की मनी जो है जनरेट हुआ है। सर ये कहीं भी देख लें। हाँ देखिए, पाकिस्तान के अंदर रैलीज होती हैं, चोलिस्तान रैली में हम जाना शुरू किया, 95 में हुई, फिर 2005 में दोबारा रिज्यूम हुई। आज अगर आप जाएं तो सबसे बड़ी चोलिस्तान के इर्द गिर्द इकोनॉमिक एक्टिविटी उस रैली की वजह से होती है। लाखों बंदा आता है, लोग रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रह रहा है, को खा रहा है, को पी रहा है, वो पूरी उस जगह का इकोनॉमिक साइकिल चल पड़ता है। बाहर एक दुनिया की बड़ी मशहूर रेस है, वो इस दफ़ा सऊदीया में हो रही है। पाकिस्तान में क्यों नहीं हम कर सकते कोई रेस? बिकॉज हम सिंसियर नहीं है। हमने सिर्फ वो चीज़ करनी है जो भी इस टाइम पे अरबाब इख्तियार है, उसके बेटे को अगर किसी चीज़ का शौक है या उसको दिहाड़ी नजर आती है ना उसमें, तो फिर वो चीज़ हो जाएगी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर तो दिहाड़ी मिलेगी तो फिर वो उसके अंदर लेफ्ट राइट तुझे भी बुला ले, मुझे भी बुला ले, आपको बुला लेंगे जी आप बड़े अच्छे आदमी हैं। जब नहीं मिलेगी तो तानू भी ठुड्डा मारेंगे, मैनू भी चलो जी खबरदार है, कोई शौक है करन दा। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली थिंग्स हैव बीन लाइक दिस कि हम अपनी पर्सनल चॉइसेस के ऊपर, पर्सनल जो है ना एक प्रोग्राम के ऊपर चलते रहे हैं, और हम लोगों ने अवॉइड किया है एक बिगर कॉज को। फॉर्चुनेटली लेके हम चले, मैं कहता हूँ जी PSL आ गया, जो भी लेके आए, जैसे भी लेके आए आ गया। इसी तरह हमें चाहिए कि हम ऑल्टरनेट स्पोर्ट्स को भी डेवलप करें। हम हॉकी भी खेलते थे एक ज़माने में, कहाँ गई? स्क्वॉश भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, स्क्वॉश में जान शेर खान। मैं आई वॉज सरप्राइज, मतलब आजकल वो देख रहा था टीवी पे गेम शो चल रहे हैं
जानशेर खान साहब की तस्वीर आई, वो बच्चे को जवाब नहीं आ रहा जिसको दुनिया की हर चीज़ का जवाब आ रहा है। आई वाज लाइक इडियट, तुम्हें जानशेर खान का नहीं पता, तुम्हें जहांगीर खान का नहीं पता, तुम कहाँ रहे हो? सर स्क्वाश बट फिर अगेन मैं वही सोचता हूँ कि इडियट तो हम है, वो कहाँ से? वो तो नए बच्चे, उन्हें तो पता ही नहीं है, बताया ही नहीं, हमने उनको दिखाया नहीं, सेलिब्रेट ही नहीं किया उनको। उनके हीरो वो है नहीं। अभी जो पाकिस्तान के मतलब साइड नोट, स्क्वाश के जो 2 हमारे बड़े प्लेयर हैं, वो उनकी एक ट्वीट में पढ़ रहा था, इतनी अफसोसनाक ट्वीट थे कि वो आयरलैंड में कोई टूर्नामेंट है, वो ट्वीट के जरिए कह रहे थे किसी का वहाँ को रहता है तो हमें रहने की जगह दे दें, बहुत महंगी है वहाँ पे। तो और वो हमारे टॉप प्लेयर हैं पाकिस्तान के, तो स्क्वाश का ये है। बारह सर गॉल्फ में भी यही एंड में लास्ट जो सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक भी ज़रूरी सवाल है, ईवीज जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, अब मैंने रखी एक ईवी अभी तक रखी हुई है, मैंने उस पर को 50-55 हज़ार किलोमीटर डाले हैं, मुझे कोई इशू पेश नहीं आया, एंड आई रियली एंजॉयड इट। इनफैक्ट उस दिन कोई मेरा दोस्त था, वो उसने किया की रखी हुई थी सोरेंटो वगैरह, वो वैसे ही बता दिया मेरा 1,00,000 किलोमीटर के बाद या 60,000 किलोमीटर के बाद ये खर्चा है मेंटेनेंस का। तो मैंने मेरा ये खर्चा है, ज़ाहिर है मेरा बहुत कम था, मेरा वो खर्चा था ही नहीं। बट ये डिबेट जो है ये दुनिया भर में छिड़ी हुई है, ये को हमारी पाकिस्तान में इसको पाकिस्तानी डिबेट बना देते हैं कि ईवी कल्चर जो अभी दुनिया के अंदर आ रहा है, आपके ख्याल में पाकिस्तान अगर वो सारा पेट्रोल के अंदर बेस्ट अपने आप को कर लें, जो हम नहीं कर पाए अपने आप को हमारी लोकल गाड़ी को, हम वो स्किप करके सीधा ईवी कल्चर के अंदर जा सकते हैं? वहाँ माशरा, इंतज़ामिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, रेडी हैं हम? नहीं। एंड आई थिंक वो जो बहस है ना ग्लोबल, उसमें वो अभी भी ग्लोबल भी ये चल रही है, कई लोग कहते हैं कि 2030 में समम इलेक्ट्रिक हो जाएगी। आई डोंट बाय दैट। मैं पिछले दिनों टोयोटा के जो सीईओ हैं, ग्लोबल सीईओ का, वो पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा था कि मोर देन 30% कन्वर्जन यू कैन, आई एग्री टू हिम। तो 70% फिर भी गैसोलीन रहेगा। और पाकिस्तान में मोर सो रीजन मैं आपको बता देता हूँ, आपकी तरह मैं भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां रखने का शौकीन हूँ, लेकिन मेरे साथ कई दफ़ा ये हो चुका है, गड्डी चार्ज चली तो दोपहर 3 बजे तक बत्ती नहीं आई। तो अगर आप अज्यूम कर लें कि आपने अपनी पूरी इकोनॉमी को इलेक्ट्रिक गाड़ी पे शिफ्ट कर ली है, तो कहाँ से बत्ती लेके आएंगे? मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में आपको याद है, लोगों को इजी लोन मिले, इंस्टॉलमेंट पे, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, मोबाइल आ गए, और उसके बाद अगली गवर्नमेंट जो आई थी, सबसे बड़ा डेफिसिट बिजली का था। पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई थी तो हर घंटे लोड शेडिंग होती थी। और फिर जब मियाँ साहब आए तो मियाँ साहब ने जिंदगी में एक काम किया कि बिजली खत्म कर दो, मसला तो सही हो जाएगा, और उन्होंने वो किया जो रिक्वायरमेंट थी उस टाइम के साथ किया, बाकी किया, जिस तरह भी किया। फिर हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि जी महंगी सस्ती, बट मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत में होता ये है कि आपको सब ऑप्टिमल सोल्यूशन इसलिए मिलते हैं कि आप शॉर्ट टर्म चीजें सोचते हैं। तो इसी तरह अगर आज हम अपना मुंह चपेड़े मार के लाल कर लें कि जो दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रही तो हम भी चलाएंगे, हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आना है, इट हैज टू कम थ्रू 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स। देखें, गाड़ी पाकिस्तान में क्या, दुनिया में भी इलेक्ट्रिक गाड़ी भी महंगी गाड़ी है। तो पाकिस्तान में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आई वो अमीरों के शौक है और अमीरों के टॉयज हैं। हर उस बंदे ने ली वो गाड़ी जिसको ऑडी अगर मिल रही थी, अगर वो पेट्रोल की मांग आता तो 8 करोड़ की थी, तो 2 करोड़ की, इट वॉज नो ब्रेनर। अगर आप वॉल्यूम पे आ जाए, ये अवाम की गाड़ी नहीं है, ये ख्वास की गाड़ी है। अवाम की जो गाड़ी है, अगर आप उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आ जाए, बिकॉज एक नई टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रहा है, उसके बावजूद भी 90 लाख रुपए से नीचे कोई अच्छी डिसेंट इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है। और आप उन चारों गाड़ियों की सेल उठा के देख लें, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कोई सेल नहीं है। रीजन, वो बंदा जिसने वो 90 लाख रुपए की वो गाड़ी लेनी है, वो उसने अपना होल सोल मनी 90 लाख रुपए इकट्ठा करके जब गाड़ी लेनी है, तो वो कहता है मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए कि मैं इसको बिजली पे चार्ज करूं, 3 बजे तक बत्ती ना आए, मेरे घर पे सोलर नहीं लगा हुआ, मेरे घर पे अनलिमिटेड बिजली की सप्लाई नहीं है, अनलाइक द ऑडी गाइस। तो वो कहता है भजन मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए वो अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है ना, वो लोगों की सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार तो थी, फर्स्ट कार नहीं है। फर्स्ट कार नहीं है, महंगी है। प्राइम एग्जांपल एमजी की ले लेते हैं, एमजी की HSI, ZS EV भी आई और ZS पेट्रोल भी आई। EV 60 लाख की थी, पेट्रोल 40 लाख की थी। अब एक आम पाकिस्तानी मेरे जैसा जो बंदा है ना, वो झटका फार्मूला लगाता, कहता मैं सारी उम्र 20 लाख पेट्रोल नहीं पड़ा, तो मैं 20 लाख एक्स्ट्रा खर्च के इलेक्ट्रिक क्यों लूंगा? सो दिस गोज ट्रू फॉर ऑल इलेक्ट्रिक कार्स कि जब अगर तो आपको कोई प्राइस बेनिफिट मिल रहा हो, जैसे कि ऑडी के केस में मिल रहा था, तो आप ले लेंगे, अदरवाइज यू विल नेवर बाय इट। जो 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में देयर इज अ ह्यूज सब्सटेंशियल बेनिफिट। मैंने अली खिजर के साथ एक बल्कि प्रोग्राम भी किया हम लोगों ने, कि अगर मैंने कैलकुलेशन की थी, अगर आप CD70 भी चलाते हैं तो आपको पर किलोमीटर 3.5 रुपये पड़ता है, एज अपोज टू आप कोई भी EV मोटरसाइकिल चला लें, वो 1.5 रुपये किलोमीटर है। तो यू सेव अ लॉट, और 60% ऑफ आपका फ्यूल इंपोर्ट बिल मोटरसाइकिल की यूज होता है। तो ये हो रहा है यहाँ पे। देयर आर 28 कंपनीज जिन्होंने इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन का EDB से लाइसेंस लिया। आउट ऑफ दोस 28, आई थिंक मोर देन 12 आर ऑपरेशनल। आई माई सेल्फ एम कस्टमर ऑफ 5, आई एम यूजिंग देम एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मार्केट एक्सेप्ट करेगी? मार्केट में अभी नजर करना पड़ेगा। देखिए, जब सर पे पड़ती है ना तो बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले हम चाइनीज गाड़ी लेने के हक में नहीं थे, लेनी पड़ी ना, क्योंकि प्राइस उनकी ऐसी अट्रैक्टिव थी कि आपको लेनी पड़ी। इसी तरह अगर आपका घर का, हम बचपन में देखते थे सुई गैस वाज नॉट एन इशू, सबसे मिनिमल बिल गैस का होता था 200-300। अब पिछले 3 महीने से मेरी वालदा मेरे सर पर डंडे पे जा रही है, 50,000 एवरेज गैस का बिल है, क्योंकि आपका एनर्जी के MMBTU हर एक ने ऊपर जाना है।
बिजली भी ऊपर जानी है, आप IMF के पुतले जलाएं, जिस मर्जी के जलाएं, ये एक रियलिटी के होना ही होना है। सो आपको अपनी जेब में, हमेशा कहता हूँ पेट्रोल भी महंगा होना ही होना है, डॉलर भी महंगा होना है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं जितनी मर्जी बड़ी गैस गजलर गाड़ियाँ दिन के टाइम चलाऊँ, मेरा दफ्तर से घर का कम्यूट किलोमीटर का है, लेकिन अगर मैंने शाम के टाइम निकलना है, घूमना फिरना है, 40-50-60 किलोमीटर चलानी है, द ओनली वे इट कम्स इन माई बजट इज एन EV इलेक्ट्रिक बाइक। वो किसी भी ब्रांड की हो सकती है, आप इलेक्ट्रिक बाइक ले लें, आपको पता लग जाएगा कि आपकी ज़िंदगी, और ये मैं बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ है जो एक्सपीरियंस से पता लगती है। आप दूसरे को बताते हैं, दूसरा तीसरे को बताते हो, एक मशरूम ग्रोथ होती है। एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक्स ऑन ऑन द रोड्स दीज डेज। और मुझे लगता है कि आई एम होपफुल कि ये जो रेवोल्यूशन है ये पाकिस्तान में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर थ्रू आ जाएगा। और सर लास्ट क्वेश्चन, आपके यूट्यूब की हद तक आप बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ जो हैं रिव्यू करते हैं एंड बहुत ज़्यादा लग्जरी कार्स रिव्यू करते हैं। एक कार जिस स्पेसिफिकली मैं पूछना था, और ये हमारे एक लिहाज से माशरे का सवाल है, इट्स नॉट अबाउट, जो रोल्स रॉयस एक आई है, 2 आई हैं, जो 6 सर, 6 स्पेक्टर 6 आ चुकी है। 6 आई हैं, और इसकी कीमत जो थी कुछ लोग 20 करोड़ 25 करोड़ 23 से 26 करोड़ 23 से 26 करोड़। तो आप कह रहे हैं 6, मुझे लगा 2 हैं, ऐसी 6 गाड़ियाँ आई हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक 26 करोड़ की गाड़ी जो आ रही है, नंबर 1 तो सवाल मेरा ये होगा कि कुछ लोग कहते हैं ये वीज़ा वाली गाड़ी है, वीज़ा पे आ रही है, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। वो कारने कहते हैं, कारने वाली नहीं, ड्यूटी वाली गाड़ी। ओके, सो यहाँ पे 26 करोड़ की गाड़ी आ रही है, डू यू थिंक कि ये भी एक कार या ऑटो इंडस्ट्री या हमारी जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को अलाउ करना या करना, ये गवर्नमेंट का नैरेटिव, अवाम का नैरेटिव जो है उसकी अक्कासी करती है, या फिर ये कहती है देयर इज अ सेलेक्ट फ्यू जो 26 करोड़ अफोर्ड कर सकते हैं और उनको लेनी चाहिए? डू यू थिंक कि इसके अंदर ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपका पर्सनल ओपिनियन। यार मेरे ख्याल से तो देखें, जो भी लेके आ रहा है अपने पैसे से लेके आ रहा है। गवर्नमेंट को क्या एतराज़ है? गवर्नमेंट को अगर वो नॉन इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो 462% ड्यूटी मिल रही है, स्पेक्टर के केस में 72% ड्यूटी मिल रही है। ये एतराज़ जरूर हो सकता है गवर्नमेंट के हल्कों में, के लोगों को हम इससे 70 के बजाय इसमें भी 450% ले लेते। बट आपने पॉलिसी दी, वो पॉलिसी को वो बंदा यूज कर रहा है, आप मुफ्त में तो नहीं कर रहा ना, पैसे दे के लेके आ रहा है। तो आई डोंट थिंक, मैं तो वैसे भी बैनिंग कल्चर के खिलाफ हूँ, मैं SRO कल्चर के खिलाफ हूँ कि आप ओवरनाइट एक डिसीजन निकाल दें और बगैर उसके कर दें, तो बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ रही है, लोग ड्यूटी दे के ला रहे हैं, नॉन ड्यूटी तो नहीं है। बात यह है कि पिछले 3-4 सालों में अवाम में अगर हम देखें तो जनरली इस्तराब बढ़ गया है, लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है। लेकिन यह भी फैक्ट है कि पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री की महंगी तरीन गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई है। दिस शोज योर सोसाइटी। एक रियलिटी ये है कि अमीर अमीर से होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, मिडिल क्लास खत्म हो गई है। आपकी सोसाइटी चलती है मिडिल क्लास के ऊपर, ठीक है। आप कोई भी चीज़ देख लें, आपके पॉलिटिकल व्यूज़, पॉलिटिकल जो मूवमेंट है वो भी मिडिल क्लास से चलती है। आप अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लें तो बिल्कुल बेसिक वाले होते हैं, बिल्कुल टॉप है, वो दोनों उससे माफ़ी पे होते हैं, आ रही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास जो है वो उसका झंडा लेके चलता है। इसी तरह आपकी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है सोसाइटी में चल रही है, वो मिडिल क्लास करता है। मिडिल क्लास वाला बंदा जो जॉब से अपने पैसे घर लेके आता था, उसका बिजली का बिल बढ़ गया, उसका गैस का बिल बढ़ गया, उसका घर का रेंट बढ़ गया, अगर वो लीज के घर पे रह गया था तो काइबर बढ़ गया, उसका पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, तो बेचारा कहाँ जाके गाड़ी खरीदेगा? वो स्पेक्टर का सिर्फ मोनोग्राम ही देख सकता है। तो जो अमीर आदमी वो स्पेक्टर मंगा रहा है, मंगाने दें, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? हम एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो टैक्स दे के मंगा रहा है। अगर तो वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट उस गरीब पे लगा देगी, अच्छा है, नहीं तो अपने डालों पे लगा देगी, तब भी अच्छा है, तो उसको उससे कोई नुकसान नहीं। तो ये बेसिकली एक एनालॉजी देती है हमें कि माशरा किस तरफ है, इससे इट डजंट मैटर। ये हमारे माशरे की अक्कासी है, देखें ना, डजंट मैटर टू यू ऑब्वियसली। देखें जो मंगा रहा है, अल्लाह मियां उसको और दे, उसके नसीब करे। वो मैं कह रहा हूँ वो 26 करोड़ की मंगा रहा है, 50 की मंगा रहा है, चोरी करके तो नहीं मंगा रहा, गवर्नमेंट को ड्यूटी दे के मंगा रहा है। तो गवर्नमेंट कैसे क्या एतराज़ है? लोगों का ऐसे क्या एतराज़ है? वो जो ड्यूटी दे रहा है, उस ड्यूटी टैक्स के पैसों को आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? दैट इज क्वेश्चन। कि भाई वो जो 6 स्पेक्टर आई हैं, उन 6 स्पेक्टर से जो करोड़ों रुपए ड्यूटी में आया है, क्या वो आपने अवाम के ऊपर लगाया, या वो आपने अपने प्रोटोकॉल्स पे लगा दिया, या वो आपने किसी NGO पे लगा दिया, या आपने उससे कोई बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट की? दैट इज अ क्वेश्चन दैट पीपल शुड आस्क, रादर देन आस्किंग कि ए फलाना है क्यों चला रहे हैं। वो फलाना चला रहे हैं, ड्यूटी देके चला रहे हैं, वो ड्यूटी का पैसा, वो टैक्स का पैसा लग कहाँ रहा है, वो सवाल है। सर लास्ट जाते जाते आप YouTube की दुनिया के अंदर, हम भी, मेरा भी YouTube का नया वेंचर है, आप बड़ी देर से कर रहे हैं, आप बहुत रेगुलर कर रहे हैं। कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स के आपके ख्याल में YouTube की इंडस्ट्री में नंबर 1 आना चाहिए, सबको आना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कि YouTube का फ्यूचर क्या है? मैं कहा ऑटो इंडस्ट्री से हट के। सर मेरे ख्याल से YouTube पे बिल्कुल आना चाहिए। देखिए YouTube ने आप सबको एम्पावर कर दिया। जिस तरह मैं हमेशा कहता था कि स्टार्टअप में लोग कहते हैं कि CEO बनने के लिए क्या चाहिए, आप एक डोमेन रजिस्टर कराएं 3500 रुपए की और CEO बन जाए। इस तरह हम बचपन से सुनते आ रहे थे, जिस तरह आपकी फैमिली है या 3-4 फैमिली की, जी इनके अलावा कोई चैनल नहीं खोल सकता। ठीक है ना? सो नाउ यू डोंट हैव टू बी निजामीज और एनीबडी टू ओपन अ चैनल।
ठीक है, आपको शकील उर रहमान की कंपनी से या फैमिली से होने की जरूरत नहीं है। तो जो एलिबाय था ना लोगों के पास कि जी वो चैनल वाले ने वैसे नहीं हो सकते, तो वो आपसे ले लिया गया। अब हर बंदे के लिए ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान सबके लिए बराबर है। जियो भी उसी यूट्यूब पे चैनल बना रहा है जहाँ पे आप और मैं बना रहे हैं, वहाँ पे और भी लोग हैं पाकिस्तान में, देखें नए यंगस्टर हैं, डकी है, फलाने हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, वो सारे, उनको पहले कोई नहीं जानता था। नन ऑफ देम हैज कम फ्रॉम बिग फैमिलीज और द टॉप फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान। सो दिस शोज के एक क्लटर ब्रेक हो गया, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लोग कर सकते हैं। अब किस किस्म का कंटेंट बनाएं, अगेन मैं हमेशा एग्जांपल देता होता हूँ कि ये एक ऐसी एग्जांपल है कि अगर आप प्राइवेट इज्तिमा के बाहर डीवीडी बेचेंगे नहीं बिकेगी, और सिनेमा के बाहर जाके अगर आप तस्वीरें बेचेंगे वो नहीं बिकेंगी। यू हैव टू सी कि आप क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपना कंटेंट जो बनाता हूँ शायद बहुत से लोगों से बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी व्यूअरशिप बहुत लोगों से कम हो सकती है। सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट योर कंटेंट आल्सो। सो आपको और मुझे देखना चाहिए कि हम किसके लिए क्या बना रहे हैं। हम अपनी नीश चूज कर रहे हैं, अगर हमारी नीश इतनी ही लोग हैं जिसको हम बनाना चाहते हैं तो बस ठीक है। अगर हमने मैसेज के ऊपर जाना है तो फिर जो मैसेज देखने चाहते हैं वो बनाएं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, बहुत से लोग एतराज करते हैं जी फलाना चीज़ के कंटेंट अच्छा नहीं, फलाना का कंटेंट अच्छा नहीं। मैं कहता हूँ भाई मिलियंस व्यूज़ हैं उसके कंटेंट के, अगर वो अच्छा नहीं इसका मतलब है ना अच्छा व्यूज़ देखने वाले मिलियंस लोग हैं। तो हेयर यू गो, उसने अपनी मार्केट डिसाइड की, आप भी अपनी मार्केट डिसाइड कर लें। किसी को क्रिटिसाइज मत करें। आपको लगता है कि फलाने का कंटेंट अच्छा नहीं है, आपका अच्छा है, आप अपना बना लें। टाइम इज द टेस्टिमनी, टाइम बता देगा आपको, व्यूज़ बता देंगे क्या हो रहा है। और प्लस क्योंकि वो मोनेटाइज्ड है, अब आप उससे अपना पैसे भी कमा सकते हैं। हाँ जी। एंड पीपल आर अर्निंग मनी। एंड ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत कम जो यूजर बेस वाले हैं वो वाले हैं, लेकिन उनकी वीडियोस बहुत मेहनत वाली हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं। जिनकी बहुत यूजर बेस है लेकिन हर वीडियो नहीं हिट लेती, वो भी पैसा कमा रहे नीश है ना। देखें, अगर आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आपका सीपीएम कहाँ से आ रहा है, कौन देख रहा है, कितना व्यूअर्स टाइम है। पॉडकास्ट क्यों चलना शुरू हुई, बिकॉज ये लॉन्ग फॉर्मेट है तो उसमें ज़्यादा इश्तिहार चलते हैं। जब ज़्यादा इश्तिहार चलते हैं तो ज़्यादा पैसे बनते हैं। ठीक है, तो वो उस लिहाज से लोगों ने पॉडकास्ट भी देखे। हमारे मुल्क में ऐसा होता है ना कि एक दुकान खुलती है लिबर्टी में फूल वाले की, फिर 10 खुलती हैं। गुजरांवाला में एक वो बाबे की कुल्फी चली, वो गुजरांवाला से लाहौर तक अब कुल्फियों की दुकानें सारे बाबे हैं। इस तरह अब वो लोग, हर बंदा पॉडकास्ट करना शुरू हो गया, तो वो फॉर्मेट शायद डाई कर जाए। बट यू हैव टू कीप डिस्कवरिंग। हम भी यही कोशिश करते हैं। हमारे यूट्यूब पे अगर आप देखें 2015-16 में पहली वीडियो आई थी, तकरीबन 9 साल हो गए हैं। वी प्रोड्यूस एटलीस्ट 2 वीडियोज अ डे, विच इज अ लॉट। मतलब 60 वीडियोज जानी है, उसमें कोई चलती है कोई नहीं चलती, बट वी ट्राई एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग। बहुत से लोगों को कंटेंट पे इतराज होता है, कई लोग खुश होते हैं, कई लोग गलत कहते हैं, कई अच्छा कहते हैं, कई कुछ कहते हैं। बट व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई कीप डिस्कवरिंग एंड रीडिस्कवरिंग माई सेल्फ एंड आई कीप, मैं कोशिश करता हूँ मैं देखूँ कि मेरी ऑडियंस का क्या मसले क्या हैं, मसाइल क्या हैं, पेन पॉइंट क्या हैं, उनको एड्रेस करता हूँ। सर सुनील भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।